आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी मेरे जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सुंदरपुर के रहने वाले एक शख्स हरी सिंह जी की, जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। तो आइए आज की ये रहस्यमयी और भयावह कहानी हम सुनते हैं हरी जी की नजर से। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आप हमारी कहानियां बहुत ध्यान से सुनते हैं, मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आज की इस कहानी को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहानी कहां से सुन रहे हैं। आपने अब तक न जाने कितनी ही डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आज की यह कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका ये रिश्ता और भी मजबूत बन सके और हमारी आने वाली हर खौफनाक कहानी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये सिहरन भरी कहानी। तैयार रहिए, क्योंकि अब डर की सच्ची दस्तक होने वाली है। मेरा नाम हरी सिंह है। मैं चलाता था बस नंबर 42, एक जर्जर जंग खाई अशोक लेलैंड, जिसकी खटपट में उतनी ही जान थी जितनी उसमें बैठने वाले आदमियों में भी नहीं होती। सुबह सुबह वो खांसती थी जैसे कोई बुजुर्ग बीड़ीबाज, और चढ़ाई पर चढ़ते वक्त ऐसे कराहती जैसे कोई बूढ़ी विधवा, मगर चलती थी, और इस काम में चलना ही जिंदगी है। मैं मजदूरों को फैक्ट्री तक लाता ले जाता था। सुंदरपुर के किनारे बसी एक केमिकल फैक्ट्री। दिन में 2 फेरे, रात में 2। वही रास्ता, वही चेहरे, वही उबड़ खाबड़ डामर की पट्टी और लंबी खामोशी। ऐसी खामोशी जो सीने में उतर जाती है और वहीं बस जाती है। अक्सर मैं चुप रहता था। घमंड नहीं था, बस आदत सी थी। मुझे इंजन की घरघराहट, ब्रेक्स की सीटी और ट्रांजिस्टर के धीमे संगीत में सुकून मिलता था। मुसाफिर मुझे शायद ही नोटिस करते, और मैं उन्हें, और मुझे यह बिल्कुल मंजूर था। मैं भीड़ भाड़ का आदमी नहीं था। मां के जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। वो जिंदा थी तो बहुत बोलती थी, और मरने के बाद और भी ज्यादा। अब भी जब बीड़ी सुलगाता हूं तो उनकी तस्वीर की ओर एक नजर डालता हूं, डैशबोर्ड पर टंगी हुई। शायद पछतावे की आदत है, या बस एक आदतन हरकत। मेरे पास एक नियम था, आधी रात के बाद कभी अकेले वापस मत जाना। बाकी ड्राइवरों की बहुत कहानियां थीं, रात की सवारियों की। कोई लाल साड़ी में औरत जो लिफ्ट मांगती है मगर शीशे में देखने पर गायब हो जाती है। कोई बच्चा जो जंगल में रोता है जबकि उस इलाके में कभी बच्चा नहीं रहा। कभी हेडलाइट से झपकती मर्स कोड जैसी रोशनी। मुझे सब बकवास लगता था, डरपोक लोगों की कहानियां, तब तक जब तक वो रात नहीं आई, वो अमावस्या की रात, जब सड़क सड़क नहीं रही और मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा। हर शाम की शुरुआत एक जैसी होती थी। 5:45 पर डिपो से निकलते थे। बस कुछ इस तरह गरजती थी जैसे नींद से खींचकर निकाली गई कोई बूढ़ी भैंस। डिपो का चौकीदार दीनू हमेशा की तरह पान थूकते हुए हाथ हिलाता। रात की शिफ्ट फिर? हरी भाई? मैं बस सिर हिलाता। आखिरी है इस हफ्ते की। वो हंसता, बड़ी किस्मत है तुम्हारी। झूठ था, 17 दिनों से बिना छुट्टी के चला रहा था। किस्मत का इससे क्या लेना देना। काम ही एकमात्र साथी था जो जवाब नहीं देता। मजदूर भी ज्यादा नहीं बोलते थे, अधिकतर युवा, थके कंधों और झुलसे चेहरों वाले। कुछ औरतें मटमैले शॉल में लिपटी, अलर्ट आंखों वाली। बस में चढ़ते, चुपचाप बैठते और साथ में लाते लोहे की गंध और सस्ती साबुन की महक। कुछ नाम मुझे याद थे। राकेश, जो हमेशा पीछे वाले टायर के पास बैठकर झपकी लेता था। सुधा, एक पैर में हल्की लंग और बालों में चमेली का फूल। पर मैं सवाल नहीं करता, बस सिर गिनता और गाड़ी चलाता। रास्ता बिलवा नदी के किनारे से होकर जाता था, कहीं संकरा, कहीं पेड़ों से घिरा हुआ। एक बिंदु के बाद स्ट्रीट लाइट्स भी गायब हो जाती, फिर सिर्फ काली सड़क, सन्नाटा और बस की आवाज। अमावस्या की रात तो और भी स्याह हो जाती है। हाई बीम लाइटें भी जैसे रेखा खींचने की कोशिश कर रही हों किसी स्याही के समंदर पर। उस रात जब अंतिम सवारियां उतर रही थीं, कुछ अनजाना सा डर मेरी रीढ़ में उतर गया, बिना किसी वजह के, जैसे हवा में कुछ गलत था। मैंने थकावट मानकर नजरअंदाज कर दिया। रूटीन सुन्न कर देता है जब तक कोई उसे तोड़ न दे। आखिरी स्टॉप था हल्दी गांव का चौराहा। वहां से जंगल शुरू होता था। मिट्टी में सीलन की गंध होती थी।
सुधा उतरी। उसकी लंग कुछ ज्यादा साफ दिखी उस दिन। मैंने पहली बार उससे खुद बात की। संभल कर जाना दीदी। वो हैरान हुई, फिर मुस्कुराई। अमावस्या है ना, आप भी संभल के चलाइए। वो अंधेरों में समा गई। अब मैं अकेला था। वापसी की सड़क सुनसान थी। मैंने बीड़ी जलाई, शीशा ठीक किया और इग्निशन घुमाया। इंजन चुप। एक ठंडी हवा का झोंका टूटी खिड़की से भीतर आया और बीड़ी बुझा दी। मैं कांप गया। 1 मिनट पहले कोई हवा नहीं थी, ना पेड़ हिले, ना कोई आहट, बस एक ठंडा झोंका, जैसे किसी ने गर्दन पर सांस ली हो। मैंने फिर चाबी घुमाई। इंजन ने 2 बार खांसा और खामोश। मेरे हाथ कांप रहे थे। डर से नहीं, नहीं अभी नहीं, लेकिन कुछ प्राचीन भीतर जाग उठा था। मैंने गियर लीवर के पीछे रखी छोटी लकड़ी की डिब्बी निकाली। माँ का चांदी का लॉकेट, पुराना काला पड़ा हुआ। माँ हर रोज पहनती थी। कहती थी इसमें मंत्र या यंत्र बंद है, किसी साधु का आशीर्वाद है। मुझे कभी यकीन नहीं था, पर संभाल कर रखा था। उस रात मैंने उसे पहन लिया। डर से नहीं, बस बेवकूफी नहीं करनी थी। फिर मैं बस से नीचे उतरा, इंजन चेक करने। तभी सुनी वो आवाज, फुसफुसाहट, धीमी, औरत की, ठीक मेरे पीछे। हरी। मैं पलटा। कोई नहीं था, सिर्फ पेड़, हवा नहीं, सांस नहीं, बस इंतजार। इंजन की ढक्कन मेरी हथेली के नीचे अब भी गर्म था, लेकिन मशीन ठंडी हो चुकी थी। मैं नीचे झुका, रिंच हाथ में लिए और खुद से बड़बड़ाने लगा, जैसे हर बार करता था जब घबराहट होने लगती। पुरानी रानी, अब नहीं अटकना, बस एक आखिरी फेरा। ऊपर से देखने पर कुछ खराब नहीं लग रहा था। बैटरी ठीक थी, बेल्ट अपनी जगह, न तेल का रिसाव, न कोई टूटी तार, मगर मशीन अजीब तरीके से शांत थी, जैसे खराब नहीं, खाली हो गई हो, जैसे कोई उसमें से कुछ निकाल ले गया हो। टक। मैं ठिठक गया। फिर वही आवाज मेरे पीछे से। ना कदमों की आहट थी, ना जानवर की कोई सरसराहट, बस एक जानबूझकर किया गया टक, जैसे कांच पर नाखूनों की थाप। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, इधर उधर देखा। सड़क सुनसान थी, ना कोई हेडलाइट, ना गाड़ी की आवाज, सिर्फ दूर कहीं झिंगुरों की मिलीजुली टुनटुनाहट। पर जंगल, जंगल दोनों ओर से कुछ ज्यादा पास लग रहा था। जैसे मैं बस से बाहर उतरा और वो पेड़ खुद ब खुद और करीब आ गए। और तभी मैंने उसे देखा, एक साया, सड़क के उस पार, पेड़ की सीमा पर खड़ा, ना हिला ना बोला, बस घूरता रहा। मैंने पलकें झपकाई, गायब। मैंने फौरन बोनट बंद किया और बस में चढ़ गया। धड़कन अब कानों में गूंज रही थी। एक बार फिर इग्निशन घुमाया। इस बार बस स्टार्ट हो गई, हिचकिचाते हुए। कोई राहत नहीं मिली। मैंने चुपचाप गियर डाला और चल पड़ा। सामने की सड़क वैसी ही दिख रही थी, मगर भीतर से कुछ कह रहा था। मैं गलत रास्ते पर जा चुका था, बिना मोड़े। पेड़ झुकने लगे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ध्यान गया, डालियां जैसे रास्ते पर फैल रही थी, कठोर उंगलियों की तरह, जो बस को थामने या जकड़ने की कोशिश कर रही हों। ऊपर पत्तियां सरसराई, पर एक अजीब धीमी लय में, न प्राकृतिक न अनियोजित। और तभी शुरू हुई धुंध। शुरुआत में लगा शायद बस के एग्जॉस्ट की धुएं हो, मगर वो धुंध तेजी से गाढ़ी होती गई, चांदी की लहरों जैसी, ऊपर से नीचे गिरती हुई, जैसे आसमान खुद कुछ उतार रहा हो। मैंने हाई बीम ऑन की, कोई फायदा नहीं। धुंध ने रोशनी को ऐसे निगल लिया जैसे भूखी गुफा कोई मशाल खा जाए। मैं चुपचाप बस चलाता रहा। 10, फिर 15 मिनट, और फिर वो दिखा, वही मील का पत्थर। फिर से सुंदरपुर, 23 किलोमीटर। असंभव। मैं उस पत्थर को 20 मिनट पहले पार कर चुका था। वही दरारें, नीचे की ओर वही हल्की सी लाल रंग की छींट। मैंने बस धीमी की, खिड़की से झुक कर देखा। वही झंग लगी कील पत्थर के साइड में निकली हुई। मैं चक्कर काट रहा था। मैंने सामने की सड़क की ओर देखा और स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मुझे पता भी नहीं चला कब, लेकिन मैं माँ का पुराना गायत्री मंत्र बुदबुदाने लगा था। वही जो वो तब जपती थी जब बिजली घर के एकदम पास कड़कती थी। मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूं, फिर भी दोहराता रहा, भगवान के लिए नहीं, खुद के लिए, उस खामोशी को भरने के लिए जो मुझे भरने वाली थी। और तभी मैंने उसे देखा। सड़क के बीचों बीच एक औरत, साड़ी दूध जैसी सफेद, चेहरा काले बालों की मोटी परत में छिपा हुआ, नंगे पैर, एकदम स्थिर। वो हिली तक नहीं, सीधे बस के रास्ते में खड़ी थी, न बगल से न पीठ करके, सिर्फ सामने, मगर चेहरा अब भी पूरी तरह छिपा हुआ। मैंने हॉर्न दबाया 2 बार, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने बस की स्पीड कम की,
लेकिन पूरी तरह नहीं रोका। दिल के किसी कोने से एक आदिम सी चेतावनी उठी, अगर अब रुक गया तो दोबारा नहीं चल पाएगा। धुंध और गाढ़ी होती जा रही थी, बस के चारों ओर कसकर लिपट रही थी। मेरी उंगलियां उस लॉकेट की ओर बढ़ी। मैंने पलकें झपकाईं और उस आधे सेकंड के अंधेरे में वो गायब थी। न कोई हरकत, न भागना, बस एक पल थी और अगले पल नहीं। मैंने बस को तेज किया। टायरों ने भीगी सड़क पर हल्की चीख मारी। इंजन में जान आई, जैसे उसे भी इस जगह से निकलने की जल्दी थी। मगर अब सड़क बदली हुई सी लग रही थी, लंबी, चौड़ी, अजनबी, फिर भी दिखने में वही, जैसे किसी ने सड़क का चेहरा पहन रखा हो। और मैं इस मुखौटे वाले रास्ते पर अकेला, जिंदा आदमी। मैंने करीब 15 मिनट और चलाया, सिर्फ धुंध और जंगल। फिर दिखी, अब सड़क के बाईं ओर, धीरे धीरे चलती हुई। अब भी नंगे पैर, अब भी सफेद साड़ी, अब भी वो बालों की चादर। मैं उसे पार कर गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, पर मैंने ना रोका, ना पलट कर देखा। और तभी धप, बस की छत पर कोई भारी चीज गिरी, जैसे कुछ चढ़ आया हो। यहां तो ना परिंदे होते हैं, ना ऊपर कोई पेड़। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो पीछे थी, बस के ठीक पीछे, एकदम स्थिर। इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकती थी? मैं तो 40 की स्पीड से चल रहा था। उसने न देखा, न दौड़ी, लेकिन अब वो देख रही थी। मैं उसकी आंखें नहीं देख पाया, पर महसूस कर पाया, भारी, ठंडी, जैसे रीढ़ में बर्फ पिघल कर उतर रही हो। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और बुदबुदाया, मां, मां, मां। मैंने पीछे दोबारा नहीं देखा। अगली बार वो मिली बंसी चौक के मोड़ पर, पुराने बरगद के नीचे खड़ी थी। इस बार साइड फेस में, वही सफेद साड़ी, मगर अब कुछ बदला था। उसके पैरों में अब पायलें थीं, मैंने पहले नहीं देखा था। जैसे ही उसने एक धीमा कदम बढ़ाया, झन झन, मैंने एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से पैर रखा। बस गरजती हुई आगे निकली। मगर जाते जाते मैंने बाईं ओर देखा। उसने गर्दन घुमाई, एक झटके में, बिल्कुल अस्वाभाविक ढंग से, और सीधे मेरी ओर देखा। मैंने उसकी आंखें देखी, फैली हुई, लाल नसों से भरी, और उनमें नफरत से भी गहरी कोई चीज थी, भूख। बस के अंदर की हवा बर्फ जैसी हो गई। मेरी सांसें शीशे पर धुंध छोड़ने लगी। और फिर एक चीख, बाहर से नहीं, बस के पुराने रेडियो से, जो सालों से बंद पड़ा था, टूटा हुआ। एक औरत की चीख, लंबी, खरोंचती हुई, जैसे आत्मा फाड़ कर निकल रही हो। और फिर सन्नाटा। मैंने रेडियो को झट से बंद किया। हथेलियां पसीने से भीगी थीं। मुझे नहीं पता था मैं अब कहां हूं। अब मैं आंखें बंद करके चल रहा था, बस स्टीयरिंग को थामे हुए। सड़क मुड़ने लगी, वैसे मोड़ जो पहले कभी नहीं थे। ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें नहीं थीं, ऐसे साए जिनका कोई स्रोत नहीं था। और फिर फुसफुसाहटें, ना हवा में, ना जंगल में, बस के अंदर, पिछली सीटों से धीमे स्वर, असमझ मगर भाव भरे, जैसे कोई विनती कर रहा हो। मैंने बस नहीं रोकी, नजरें सामने रखी। लेकिन फिर मैंने आईना देखा। पीछे की सीटों पर कुछ आकृतियां बैठी थीं, धुंधली, मानव जैसी, मरती हुई लौ की तरह कांपती हुई। और उन्हीं में वो, अब और पास। उसका चेहरा थोड़ा साफ था, पूरी तरह नहीं, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। मैं सुन नहीं सका कि वो क्या कह रही थी। तभी मेरा लॉकेट सीने से जल उठा, गरम, जैसे जिंदा हो गया हो। फुसफुसाहटें थम गईं, सीटें फिर से खाली थीं। लेकिन अब मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वे कभी सच में खाली थीं। मुझे एक मंदिर दिखा, छोटा, जर्जर सा। दहलीज पर एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था। इस रास्ते पर सालों से आता जाता रहा हूं, मगर ये मंदिर पहले कभी नहीं देखा। फिर भी मैं रुक गया, बस से उतरा, खामोशी में खड़ा रहा। बस के अंदर अब सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रही हो। इंजन नहीं, पूरी बस। उसने कुछ सोख लिया था, या किसी को। मंदिर का दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन मेरे भीतर कुछ फुसफुसाया, अभी नहीं। मैंने सड़क की ओर देखा, और वहां वो फिर थी, इस बार और करीब, बिल्कुल स्थिर, बस इंतजार में। और अब उसके हाथों में कुछ था, लाल कपड़े का एक टुकड़ा, मेरी माँ का दुपट्टा, वही जो उन्होंने उस दिन पहना था जिस दिन बुखार उन्हें ले गया। असाधारण था। माँ का दुपट्टा छटक लाल, किनारे से उधड़ा हुआ, उस औरत की उंगलियों में सहेज कर रखा हुआ था। ना कसकर पकड़ा था, ना लहराया जा रहा था, बस रखा था,
जैसे कोई चारा या कोई सवाल। मेरी सांस थम गई। 16 साल हो गए थे उस दुपट्टे को देखे। वो मां की आखिरी निशानी थी जो मैंने टिन के डिब्बे में बंद करके अपने बिस्तर के नीचे रखी थी। उसके पास वो कैसे पहुंचा? बस एक ही तरीका हो सकता था, वो मेरे घर के अंदर गई थी। मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहा, बोल भी नहीं पाया। फिर उस औरत ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो मुस्कुराई, ना ज्यादा ना डरावनी, बस एक उदास मुस्कान, जैसे दो लोग जिनके पास अब खोने को कुछ बचा ही नहीं। फिर वो मुड़ी और जंगल की ओर चल पड़ी। बिना सोचे मैं पीछे हो लिया। वो जंगल अलग थे, बहुत शांत, ना हवा, ना कीड़े मकोड़े, ना पैरों तले पत्तों की चरमराहट, यहां तक कि चांदनी भी मानो डरती हो अंदर आने से। लेकिन उसकी साड़ी पेड़ों के बीच में टिमटिमा रही थी, जैसे कोई हल्का धागा जो मुझे और गहराई में ले जा रहा हो। वो कभी मुड़ी नहीं, कभी भागी नहीं, जैसे जानती थी मैं आऊंगा ही। मेरा लॉकेट अब और भारी हो चला था। एक धीमी गर्म धड़कन, जैसे कुछ कह रहा हो, मत जाओ, उस पर भरोसा मत करो। लेकिन मुझे जानना था। आखिरकार जब मैं उसके पास पहुंचा, वो एक पेड़ के पास खड़ी थी। वो पेड़ बाकी सबसे अलग था, काला, मरोड़ा हुआ, मानो बिजली गिरी हो कभी और वो कभी ठीक ना हुआ हो। उसने दुपट्टा आगे बढ़ाया, फिर फुसफुसाई, तुमने ये गिरा दिया था हरी। उसकी आवाज पानी पर चलती हवा जैसी थी, नरम पर प्राचीन और टूटी हुई सी। मैंने दुपट्टा नहीं लिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आंखें टिमटिमाई और एक पल को मैंने देखा त्वचा के नीचे हड्डियां। उसका चेहरा सौंदर्य और सडन के बीच झूल रहा था, जैसे आंधी में कांपता दिया। वो फिर मुस्कुराई, तुम जानते हो मैं कौन हूं? हमेशा से जानते हो। फिर से बस में, मुझे याद नहीं मैं वापस कैसे आया। एक पल मैं जंगल में था और अगले पल स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मेरे नाखून चमड़े को चीर रहे थे। लॉकेट अब भी गर्म था, जिंदा, लेकिन अब कुछ बदल गया था। वो औरत अब अंदर थी, बस की पहली सीट पर बैठी, हाथ गोद में रखे, चेहरा शांत, बाल गूंथे हुए, पांव स्वच्छ, जैसे कोई दुल्हन जो घर जाने की प्रतीक्षा कर रही हो। देर हो गई, उसने नर्म स्वर में कहा, चलोगे नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, गला सूख चुका था। माफ कर दो अगर डराया, उसने कहा। वो मैं नहीं थी, खो गई थी, पर अब सब याद है। अब उसकी आवाज बदल गई थी, जानी पहचानी, बहुत जानी पहचानी, मां की आवाज। मैंने आंखें मूंद ली। नहीं, मुमकिन नहीं। मां कभी इतनी शांत, इतनी सधी हुई आवाज में नहीं बोली थी। ये सिर्फ नकल थी, लेकिन सुनकर भी तकलीफ हुई। यही उसकी चाल थी, ना पंजे ना दांत, सिर्फ यादें। वो पलकें नहीं झपकाती थी। यही बात बार बार मुझे खटकती रही। वो नर्म लहजे में बोलती रही, मानो स्नेह से भरी हो, लेकिन उसकी आंखें बस घूरती रहीं, गहरी, अंतहीन, जैसे कुएं जो तुम्हें दिखाते नहीं, बस निगल जाना चाहते हैं। मैंने बस नहीं चलाई, मैं बस बैठा रहा। इंजन चालू था, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए। अब वो खड़ी हो गई थी, धीरे धीरे पास आई। कोई डर नहीं था उस चाल में, बस सावधानी। बस की बीच की राह से जैसे कोई प्रेमिका चल रही हो, किसी ऐसे की ओर जिसे वो कभी जानती थी। ये ठीक नहीं है, उसने कहा। मैंने बहुत इंतजार किया है, बहुत बहुत लंबा। मैं चुप रहा। वो और पास आई। हवा भारी हो गई, हर सांस जैसे किसी मीठे जहर को निगलना हो। तुम्हारे पास उसकी खुशबू है, वो फुसफुसाई। तुम्हारी मां की। मेरी रीढ़ सीधी हो गई। वो मुस्कुराई। ये लॉकेट उसका था, है ना? इस सोने ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी हैं। उसने हाथ बढ़ाया। मेरे सीने पर ऐसा जलन हुआ जैसे किसी ने अंगारे से दाग दिया हो। लॉकेट चमक उठा, सोने और लाल की लपट में, जैसे एक छोटा सूरज हो जो उसे छूने से इनकार कर रहा हो। वो पीछे हट गई, झटके से, और तभी उसका चेहरा बदल गया। उसका सौंदर्य फट गया, त्वचा फूली पिघली जैसे उबलती हो, और उसकी आवाज अब कोमल नहीं, कुछ और बन गई। 2 परतों में गूंजती आवाज, एक चीखती हुई, एक रोती हुई। दे दो मुझे। मैं सीट से चिपक गया, गला सूखा हुआ। नहीं, मैंने बमुश्किल फुसफुसाया। मुझे याद नहीं रहा मैंने एक्सीलरेटर कब दबाया, लेकिन बस उछल पड़ी। वो पीछे गिरी, मानो गुरुत्वाकर्षण ने उसे फिर से याद कर लिया हो। वो इंसान नहीं थी, वो लालसा और गुस्से से सिले एक मुखौटे जैसी थी। फिर वो चीखी, दर्द से नहीं, गुस्से से। मैं कोहरे को चीरता हुआ पागलों की तरह बस दौड़ाता रहा। सड़क अब असली नहीं लग रही थी। पहिए किसी नरम चीज पर घूम रहे थे, कुछ ज्यादा ही नरम।
वो पीछा नहीं कर रही थी, लेकिन हर आईने में, हर सीट की चरमराहट में, हर खिड़की से टकराती हवा में मैं उसे महसूस कर रहा था। लॉकेट अब बेकाबू धड़क रहा था, मेरे दिल से ज्यादा तेज। फिर आगे एक रोशनी, नारंगी सी चमक, एक छोटा मंदिर, शायद असली, शायद नहीं। मैंने बस मोड़ी, ब्रेक मारे, लड़खड़ाता हुआ नीचे उतरा। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन मंदिर की देहरी पार नहीं की। गेंदे और राख से सजी दहलीज ने उसे रोके रखा। वो बस घूरती रही और एक ही बात कही, तुम लौटोगे, सब लौटते हैं। और वो धुंध में खो गई और मैं, हरी सिंह, मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। दिल जैसे बोतल में बंद तूफान। मुझे नहीं पता मैं मंदिर में कितनी देर रहा। वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई दरवाजा नहीं जिसे बंद कर सकूं, बस एक दीपक जो हवा के बिना भी कांप रहा था। मैंने लॉकेट को मुट्ठी में कस लिया, इतना कस कि दर्द हुआ। लेकिन सुबह नहीं आई। बाहर की दुनिया काली रही, बिना चांद, बिना समय। और फिर एक ट्रेस जैसी आवाज, जैसे सूखी हड्डी टूटे। मैंने हथेली खोली। लॉकेट अब बीच से साफ टूट चुका था, मानो किसी दूसरी दुनिया के दांतों ने उसे चबा डाला हो। उसकी गर्मी एक पल में गायब। अब वहां था ठंड, सच्ची, काटने वाली, अजीब सी ठंड। मंदिर की दीवारें कराह उठी और बाहर की परछाइयों से कदमों की आहट, किसी एक की नहीं, कई की। मैं भागा, अब कोई विकल्प नहीं बचा था। सड़क गायब थी, बस भी, बस पेड़, धुंध और वो सरसराते, घिसटते हुए जीव जो मेरे पीछे चले आ रहे थे। वो जानवर नहीं थे, उनके पास आवाजें थीं, जानी पहचानी। एक आवाज राकेश की तरह लगी, फैक्ट्री का शिफ्ट मैनेजर। दूसरी मिसेस भट्टाचार्य की तरह, मेरी पुरानी पड़ोसन। और फिर माँ, हरी घर आ जा, ठंड लग रही है। मैं रुक गया, मुड़ा, दिल कांपता हुआ। माँ। धुंध से एक आकृति निकली, झुकी हुई, छोटी, एक घिसी लाल साड़ी में लिपटी हुई, वही लाल दुपट्टा कंधों पर डला हुआ। उसने हाथ बढ़ाया और मैं भाग गया, क्योंकि उससे पहले कि वो पूरी तरह सामने आती, मैं जान गया था कुछ गलत था। माँ का दाह संस्कार हुआ था, लेकिन ये आकृति टपक रही थी, जैसे नदी की तह से बाहर निकली हो। मुझे नहीं याद मैं कैसे गिरा, लेकिन जमीन पर गिरा। जंगल की मिट्टी, काई, सड़न, और मेरे ऊपर वो। अब कोई छलावा नहीं, कोई दुल्हन नहीं, ना रेशमी कपड़े, बस गीली लाश सी त्वचा, दरांती जैसे लंबे नाखून और एक मुंह जो चेहरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी आंखों में भूख थी, सिर्फ खून की नहीं, यादों की, पहचान की, अस्तित्व की। मैं पीछे सरकने की कोशिश करने लगा। वो झुकी, सिर टेढ़ा किया। थक गए हो हरी, वो बोली। अब उसकी आवाज मेरे जीवन की हर औरत की आवाज बन चुकी थी। सबकी परछाइयां एक साथ मेरे कान बजने लगे। मैंने टूटा हुआ लॉकेट उठाया। वो हंसी, एक भीगी घुटती हुई हंसी। और फिर वो चली, बिजली से तेज, पंजे मेरे सीने पर, एक आग जैसी टीस, पर बाहर नहीं, अंदर, जैसे वो मेरे नाम को आत्मा से खींच रही हो। और अचानक मैं फिर बस में था, लेकिन ये असली बस नहीं थी। सब कुछ उल्टा, सारे संकेत उल्टे। स्टीयरिंग व्हील बाईं ओर, मेरी परछाई मेरे बाद पलक झपकाती हुई, और बस चल रही थी। लेकिन ड्राइव मैं नहीं कर रहा था, वो कर रही थी, ड्राइवर की सीट पर, मुस्कुराती हुई। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलूं। उसने बस को एक ऐसे रास्ते पर मोड़ा जो गहराई में उतर रहा था, एक सुरंग जिसमें ना रोशनी थी ना अंत। मैंने इमरजेंसी ब्रेक पकड़ा, खींचा, बस चीख उठी, धातु मुड़ गई, शीशे चटकने लगे, और ठीक सुरंग के मुंह से पहले मैं कूद गया। शीशे के पार, समय के पार, मैं लहूलुहान था, फिर से उसी सड़क के किनारे, उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। पर अब दिन था, मुलायम, फीकी, आसमानी रोशनी, चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, और फिर एक आवाज, गर्म, जिंदा। हरी बेटा, अंदर आ जा, गिर गया है तू। मैं मुड़ा, माँ खड़ी थी, हमारे पुराने घर की देहरी पर, सब कुछ वैसा ही, सूरज की रोशनी में नहाया हुआ घर, सही सलामत, सुंदर। रसोई से धुआं उठ रहा था, सरसों के तेल और तली हुई प्याज की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो मुस्कुराई, हाथ बढ़ाया। अब तू सुरक्षित है। मैंने एक कदम बढ़ाया, फिर एक और फिर मैंने उसके पांव देखे। कोई परछाई नहीं थी, एक भी नहीं। मैं पीछे हट गया। घर उसके चारों ओर कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वो चीखी और रोशनी फिर से मर गई।
मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंचा। एक पल अंधेरा और कीचड़, अगले ही पल मैं पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, घिसटता हुआ। एक मंदिर, छोटा, छूने से पुता हुआ, थके हुए दिलों जैसे लटकते फटे हुए घंटे, अगरबत्ती की वो गंध जो कभी जली थी अब बुझ चुकी थी। मैं बस देहरी के भीतर गिर पड़ा। जैसे ही मेरी उंगलियां उस चौखट को पार करती हैं, हवा बदल जाती है। वो भारीपन चला गया, कानों का बजना थम गया। न कोई फुसफुसाहट, न कोई छलावा। दिनों बाद पहली बार मैं सोया, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वो आई, अंदर नहीं, बस मंदिर की सीढ़ियों के किनारे तक। और वो रोई धीरे धीरे, फिर तेज, एक ऐसी आवाज जो पसलियों को खरोंचती है, जो तरस मांगती है। और फिर, हरी बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूं। मां की आवाज फिर से, लेकिन मैं नहीं हिला। अब मैं जान गया था, वो चेहरों को पहन सकती है पर मंदिरों में नहीं घुस सकती। यही मेरी आखिरी ढाल थी। और अब वो गुस्से में थी। रात और गहरी हो गई। बाहर की परछाइयां अब आकार लेने लगीं। एक एक करके वे सामने आए। वो सब जिन्हें मैं जानता था, सब मर चुके थे, सब भीख मांग रहे थे। कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटाता, कोई चीखता। एक लड़की जो स्कूल के दिनों में झील में डूब गई थी, बस बैठी थी, घूरती रही, कुछ नहीं कहा। मैंने पुराने पीतल के दीपक से अगरबत्ती जलाई, राख और अग्नि से खुद के चारों ओर एक गोला खींचा, जैसा मां तूफानों में करती थी। हवा बेकाबू होकर चलने लगी। घंटी घड़ियाल की आवाजें टकराने लगी। कोई चीज दरवाजे से टकराई और फिर एक आवाज, उसकी असली आवाज, कच्ची, कड़वी, टूटी हुई। तू कोई खास नहीं है हरी, तू बस आखिरी है जो यहां तक पहुंच सका। बाकी सब ने दरवाजा खोल दिया था। मैं उस गोले के अंदर बैठा रहा, हाथ में लॉकेट के टूटे हुए 2 टुकड़े, मुंह में बुदबुदाता हुआ एक प्राचीन प्रार्थना जो बस हल्के से याद थी, AUM नमः शिवाय। बार बार, फिर से। बाहर सब कुछ चिल्ला रहा था, चीखें, रोएं, ललकारें। मुझे नहीं पता आसमान कब बदलना शुरू हुआ। चुपचाप हुआ। काला रंग धीरे धीरे गहरे नीले में ढल गया। और फिर एक परिंदा चहचहाया, सिर्फ एक। फिर सूरज की पहली किरण मंदिर के दरवाजे से टकराई। बाहर से एक चीख उठी, न इंसानी न जानवर की, एक प्राचीन विलाप, हार का, वंचना का, टूटे हुए इंतजार का। और फिर खामोशी, पूर्ण, गहरी, असभ्य। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। वो जा चुकी थी। न कोई पद चिन्ह, न कोई धुंध, बस नीचे फैली खाली सड़क, निराश मगर शांत। मैं बाहर निकला, नंगे पांव। हर पत्थर की सीढ़ी सूरज की गर्माहट से भरी हुई। और तभी मैंने सुनी वो आवाज, मुलायम, मौन में लिपटी, तू बच गया। इस लंबी रात से एक पंडित सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, हाथ में पीतल की घंटी और तांबे का लोटा। उसकी आंखों में एक उदास समझदारी थी। भाग्यशाली है तू, उसने कहा, हर कोई उससे मिलकर नहीं बचता। अब 8 महीने हो गए हैं, मैं अब बस नहीं चलाता। बस कंपनी ने कहा, मेडिकल रेजिग्नेशन। थोड़ा सा पैसा थमाया, मैंने विरोध नहीं किया। अब मैं एक छोटी सी चाय की टपरी चलाता हूं, सुंदरपुर बाईपास पर, शिव मंदिर के पास। एक शांत कोना, सुरक्षित। लोग कहते हैं सर में कुछ ढीला हो गया है इसका। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं काउंटर पहुंचता हूं, दूध उबालता हूं, इलायची कूटता हूं, सुबह की भीड़ को चाय परोसता हूं और हर शाम बंद करने से पहले टूटे हुए लॉकेट को चूल्हे के ऊपर बनी छोटी सी वेदी में रखता हूं। एक अगरबत्ती जलाता हूं, घंटी एक बार बजाता हूं, उसके लिए या शायद अपने लिए। कभी कभी मैं सपने देखता हूं, उसका चेहरा नहीं बल्कि वो सड़क, लंबी, धुंध से ढकी, फुसफुसाती हुई, वो हिस्सा जहां अब कोई नहीं जाता। एक शाम फैक्ट्री का एक लड़का चाय पीने आया, पहचाना मुझे, बोला, अरे आप तो नाइट शिफ्ट बस चलाते थे ना। मैंने सिर हिलाया। उसने पूछा, क्यों छोड़ा? मैंने बस इतना कहा। रूट बदल गया। शाम ढल रही थी, बादल छाए थे, हवा में बारिश की गंध। मैं केतली समेट रहा था जब 3 बार हॉर्न की आवाज आई, बस की। मैं मुड़ा। एक पुरानी जंग खाई फैक्ट्री बस मंदिर के पास से गुजरी, पर अब उस रूट पर कोई नहीं चलता क्योंकि उस केमिकल प्लांट में आग लगी थी। मैंने साफ देखा, बस के अंदर तीसरी सीट पर बैठी एक औरत, लंबे काले बाल, गर्दन पर वही लाल दुपट्टा। उसने सीधे मेरी ओर देखा, न गुस्से से न मुस्कान के साथ, बस इंतजार में। बस रुकी नहीं, नीम के पेड़ों के पीछे मोड़ में गायब हो गई। मैं जड़ हो गया, फिर टपरी के अंदर वापस चला गया, बैठ गया।
दिया जलाया। लॉकेट अब भी टूटा हुआ, लेकिन फिर से गर्म। उसे अपनी कमीज की जेब में रखा और सुबह का इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें और भी डरावनी रहस्यमयी कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देती हैं।